किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, होठों पे खिलती हुई मुस्कान चाहिए। बहलने वाले नहीं हम छोटे से टुकड़े से, हमें तो पूरा का पूरा आसमान चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों आज है 23 फरवरी और 23 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, आप अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। साथ ही साथ दोस्तों हमने वीडियो में जीके बूस्टर भी ऐड किया है। दोस्तों जीके बूस्टर से क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों जीके बूस्टर से फ़ायदा ये होगा कि डेली हम वीडियो में दोस्तों एक जीके बूस्टर ऐड करते हैं और इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं दोस्तों, वहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न फंसते ही फंसते हैं। तो दोस्तों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट में उसको हम आपको बताएंगे, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर्स दोस्तों कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रणवीर सिंह को दिया गया। जी हाँ दोस्तों, रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए, जो वर्ल्ड कप 1983 में वर्ल्ड कप जीती थी क्रिकेट टीम ने, उसी में ये 83 फिल्म बनी थी और उसी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को दिया गया। आइए दोस्तों इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। दोस्तों 20 फरवरी 2022 को मुंबई में प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 आयोजित किया गया। इस दौरान दक्षिण भारत के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को की ब्लॉकबस्टर जो फिल्म अभी आई थी पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। वहीं दोस्तों रणवीर सिंह को भारतीय क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर बनी फिल्म 83 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। अच्छा, एक्ट्रेस में किसको दिया गया है? तो दोस्तों एक्ट्रेस में कृति सेनन को दिया गया, उनकी फिल्म मिमी के लिए दिया गया है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उनको दिया गया है। दोस्तों इस साल दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 भारतीय सिनेमा समृद्धि का जश्न मनाया गया और आज़ादी के 75 साल या आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया गया है। तो ये बात भी आप नोट किए रहिएगा। दोस्तों आइए पुरस्कारों को एक शॉर्टली हम एक बार बताते हैं। कुछ अन्य भी पुरस्कार हैं, जैसे फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड पुष्पा द राइज अल्लू अर्जुन की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह की फिल्म है, जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और इसमें कियारा आडवाणी ने रोल अदा किया था, ठीक है ना। और उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 83 के लिए रणवीर सिंह को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन और जो फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए आशा पारेख जी को पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। उससे पहले प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ दोस्तों अपने मित्रों को शेयर जरूर करिए। चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न क्या देखते हैं। होंडा जो कार्स है दोस्तों, होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने? तो दोस्तों इनका नाम है तकुआ सुमारा। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम ध्यान रखें, थोड़ा अटपटा नाम जरूर है लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। होंडा कार्स के ये क्या बने हैं? अध्यक्ष और सीईओ बन गए हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अब नियुक्तियों संबंधित आया है प्रश्न, तो आइए प्रमुख कुछ नियुक्तियों के बारे में आपको रिवाइज करवाते हैं। देखो, विद्युत ऊर्जा कंपनी जो अडानी पावर के नए सीईओ कौन बने दोस्तों? तो सोएर सिंह बी खयालिया बने हैं दोस्तों, ठीक है ना। एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने थे? तो इलकर अयाची साहब बने थे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ बने तो इत्तिरा डेविस जी बने। वहीं ऊर्जा दक्षता सेवाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी? तो राधिका झा जी बनी है। तो इसे भी आपको नोट करना है दोस्तों और ध्यान रखना है। चलिए आप तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और तीसरा प्रश्न है दोस्तों, विंटर ओलंपिक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नार्वे रहा है। जी हाँ दोस्तों, नार्वे विंटर ओलंपिक जो हुए थे 2022 में प्रथम स्थान पर रहा। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं दोस्तों। विंटर जो है ओलंपिक 2022 में ही आयोजन हुआ, चीन की राजधानी बीजिंग में किया गया था। इसमें 51 देशों ने हिस्सा लिया और ये 4 फरवरी से कब तक हुआ था? 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक आयोजित हुआ था, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, आपको एक बात और बता दें, इससे पहले ही बीजिंग में 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन भी हो चुका है। इस प्रकार दोस्तों बीजिंग एक ऐसा शहर बन गया है जहाँ पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन
करने वाला ये पहला शहर बन गया है। ठीक है ना, तो ये आपको नोट करना है। चलिए अब बढ़ते चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या है दोस्तों कि जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बन गया है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंबा, जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, कि जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल जिला बन गया है। तो आइए इसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन देश के 100 जिलों के हर घर जल में नल का पानी पहुंचाकर एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है। हिमाचल प्रदेश का जो आकांक्षी जिला है चंबा, देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है। दोस्तों चंबा जो हर घर जल जिला बनने वाला ये 5वां आकांक्षी जिला है। तो इससे पहले 4 कौन है, तो दोस्तों 4 जिले, कांची जिले की भद्रा, दंजीपा हर घर जल वाला 5वां आकांक्षी जिला जो है इसके अगर हम 4 जिले की और बात करें तो इसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों। 4 हैं, कौन कौन से, एक है कांची जो कि भद्राद्री, कोठागुडेम, जयशंकर, भूपलपल्ली, कोमाराम, भीम और आसिफाबाद। ठीक है ना, ये सभी तेलंगाना में तीनों। और एक ये जो हरियाणा का मेवात है ये चौथा है। ठीक है, और 5वां तो अभी बन गया चंबा। आइए आगे जानते हैं। जल जीवन मिशन 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल का उपलब्ध कराने का सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए सही दिशा में है। वहीं दोस्तों 15 अगस्त को, यहाँ पर 115 नहीं, ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त को 2019 को मिशन की घोषणा के समय 19.27 करोड़ घरों में से केवल 3.23 करोड़ यानी 17% घरों में जल के पानी का कनेक्शन था। तो इस बात को भी आपको नोट करना है। अब चलिए जो दोस्तों 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न क्या है कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त वायुसेना अभ्यास हुआ है जिसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज 6 का आयोजन किया जा रहा है। तो किस देश के साथ दोस्तों, तो इसका नाम है ओमान। ऑप्शन नंबर सी ओमान के साथ है। आइए दोस्तों इसके बारे में इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। 21 से 25 फरवरी 2022 तक भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय संयुक्त वायुसेना जो सैन्य अभ्यास है एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों यह अभ्यास का 6ठा संस्करण है। ठीक है ना, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ओमान के बीच यह अभ्यास जोधपुर में, कहाँ पर, ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर आयोजित हुआ, तो जोधपुर राजस्थान में हुआ स्थित वायुसेना स्टेशन में हो रहा। इस अभ्यास के दौरान विभिन्न वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों के जोधपुर स्थित वायुसेना स्टेशन का दौरा करने की भी योजना है। अच्छा दोस्तों, ये जो सैन्य अभ्यास हुआ इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यह अभ्यास दोनों वायुसेना के बीच आपसी सैन्य संबंधों को मजबूत करेगा, साथ ही साथ भारतीय वायुसेना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभ्यास का एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 का आयोजन ओमान के बीच। अब दोस्तों 6वां देखते हैं। 6वां क्या है दोस्तों, क्या है इसका है 6वां कि किसानों को ब्लॉक स्तर तक मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किसानों को किस संस्थान ने लॉन्च किया है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। दोस्तों भारतीय जो प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने किसानों को ब्लॉक स्तर तक की मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए किसान ऐप को लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्रों इसरो के सहयोग से बनाया गया है। किसके सहयोग से, इसरो के सहयोग से बनाया गया इस ऐप को। दोस्तों इस ऐप की मदद से किसानों को सिर्फ उनकी ओर से चयनित ब्लॉक का ही मौसम पूर्वानुमान और एडवाइजरी बुलेटिन प्रदान की जाएगी। इससे उन्हें काफ़ी मदद के लिए, मतलब जिस ब्लॉक का आप चाहेंगे उस ब्लॉक का सर्च करके आपको जानकारी मिल जाएगी। वर्तमान में दोस्तों कौन है कृषि और किसान कल्याण मंत्री, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। तो दोस्तों ये आज के प्रश्न थे। अब दोस्तों अब समय आ गया है जीके बूस्टर का, और जीके बूस्टर में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और इसका नाम है विश्व के प्रमुख देशों के संसद के नाम। दोस्तों यहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना होती है। क्यों दोस्तों यहाँ से संभावना रहती है, क्योंकि कई बार पेपर में देखा गया है कि सीधे सीधे पूछ लेता है किस देश की संसद का नाम क्या है। तो आइए हम दोस्तों एक एक कर हम कुछ संसदों को जो इम्पोर्टेंट है उनको लिए हैं तो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिस्र से। मिस्र के दोस्तों संसद का नाम है पीपुल्स असेंबली। पाकिस्तान का नाम है नेशनल असेंबली। वहीं जर्मनी की बात करें तो बुंडस्टैग है। अच्छा यूएसए में क्या नाम है दोस्तों, यूएसए में कांग्रेस। आपको ध्यान रखना है यूएसए की संसद का नाम कांग्रेस है। बांग्लादेश का नाम है जातीय संसद।
इज़राइल, इज़राइल बहुत बार ये तो बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। इज़राइल नेसेट है दोस्तों इसका नाम। वहीं जापान की बात करें जो दोस्तों, जापान में भी जो इसका संसद का नाम है तो डाइट है। मालदीव मजलिस है। ऑस्ट्रेलिया है संघीय संसद। स्पेन का है कॉर्टेस, स्पेन का ध्यान रखना क्या है, और स्पेन का है कॉर्टेस। नेपाल का क्या दोस्तों, कम से कम आपको इतना तो ध्यान रखना, अपने पड़ोसी देशों को ध्यान ही रखना, जैसे नेपाल है राष्ट्रीय पंचायत है, ठीक है ना। वहीं रूस के बात करें तो रूस है ड्यूमा, रूस की क्या नाम है, संसद का नाम है ड्यूमा है। इज़राइल का जैसे है नेसेट हो गया है, और रूस का ड्यूमा है। जापान की संसद का क्या नाम है दोस्तों, जापान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जापान की संसद का नाम है डाइट है नाम है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानते हैं। फ्रांस की संसद का नाम है दोस्तों नेशनल असेंबली, ठीक है ना। वहीं चीन की बात करें तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। ईरान के मजलिस, ईरान के ध्यान रखना है मजलिस है। मलेशिया में दीवान निगारा। अफ़गानिस्तान में सूरा है। तो तुर्की में क्या नाम दोस्तों, तुर्की में ग्रैंड नेशनल असेंबली है। पोलैंड में सेज़्म है। मंगोलिया में दोस्तों खुराल है। डेनमार्क में फोल्केटिंग है। स्विट्ज़रलैंड फेडरल असेंबली है। नीदरलैंड की बात करें दोस्तों तो स्टेट जनरल। ब्राज़ील में राष्ट्रीय कांग्रेस है। और इटली की बात करें तो सीनेट, इटली में क्या नाम है, सीनेट। कुवैत में है दोस्तों नेशनल असेंबली। और सऊदी अरब में मजलिस अल शूरा। तो दोस्तों इसमें अगर हम बताएं इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट में दोस्तों एक पाकिस्तान का ध्यान रखना है, यूएसए का, बांग्लादेश, इज़राइल, इसमें आपके बाद जापान है दोस्तों, मजलिस है, ऑस्ट्रेलिया है, स्पेन का दोस्तों ध्यान रखना है, नेपाल का ध्यान रखना है, रूस में ध्यान रखना है, रूस का, चीन का, फ्रांस का, ईरान का, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ और ध्यान रखना, जैसे ब्राज़ील है, ब्राज़ील और इटली का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सऊदी अरब का भी दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इतना का तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं, आज के कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे हम दोस्तों। इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर, ये आंसर होगा इसका तमिलनाडु में। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया है, तो देवगुड़ारिया में दोस्तों, इंदौर में, ठीक है ना। वहीं तीसरा है दोस्तों, आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं, तो चेतन घाटे, जो कि आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक बने हैं। चौथा क्या है दोस्तों, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है, तो T49 सुरंग इसका नाम है। वहीं पाँचवा दोस्तों, कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल दोस्तों, ठीक है ना। नेपाल ध्यान रखिएगा, नेपाल के बारे में हमने कल भी बताया था। वहाँ की राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी है, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, नेपाल भारत के कितने राज्यों से बॉर्डर टच करता है, 5, आपको ध्यान रखना। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक। चलिए ये हो रहा दोस्तों। अगर और आपको जानकारी चाहिए दोस्तों तो आप कल का वीडियो देखिए जाके, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको कल फिर से नए क्वेश्चन के साथ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। इसी तरह वीडियो को आप देखते रहे दोस्तों, हम इम्पोर्टेंट और भी टॉपिक लेके वीडियो बनाएंगे दोस्तों, जिससे आपको और भी मदद मिलेगी। तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।